हेलो दोस्तों। मैं राकेश यादव स्वागत करता हूं अब मेरे चैनल स्टडी विद राकेश यादव पे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हॉलीवुड का लाइव मॉक, जो कि जुलाई 6 को मैंने दे दिया ऑलरेडी। अभी इसके स्कोर की बात करें तो मेरी स्कोर आया 169 आउट ऑफ 200। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल अवेयरनेस सेक्शन को। जनरल अवेयरनेस सेक्शन के कंप्लीट सॉल्यूशन को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 26 से लेके क्वेश्चन नंबर 50 तक हम यहाँ पे पूरा एनालिसिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मुद्रा आपूर्ति के लिए सबसे अधिक अर्थ सुलभ और आसान है? तो अगर मुद्रा आपूर्ति की बात करें, मनी सर्कुलेशन की बात करें, तो मनी सर्कुलेशन हमारा होता है चार पांच टाइप में होता है, जिसको कि हम डिवाइड करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के हिसाब से M0, M1, M2, M3 एंड M4 में। अगर M0 की बात करें तो लिक्विड मनी जो कि हमारे हाथ में कैश होता है, इसको हम बात करते हैं M0 में। इसके हिसाब से अगर मुद्रा आपूर्ति में सबसे अधिक सुलभ होना चाहिए तो वो होना चाहिए M0, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में M0 दिया ही नहीं है। तो हम बात करेंगे M1 की। M1 में होता है M0 प्लस जो भी हमारे होते हैं, जो डिमांड डिपॉजिट होते हैं, वो सारे हमारे इसमें आते हैं डिमांड में। डिमांड डिपॉजिट वो आते हैं M1 में। तो इसके हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा M1, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगर बात करें M2 की, तो M2 हमारा होता है जो कि हमारा होता है म्यूचुअल फंड एंड जो भी हमारा FD वगैरह होती है वो सारी होती है हमारी, यानी शॉर्ट टर्म वाली जो भी डिपॉजिट्स होते हैं वो सारे हमारे होते हैं शॉर्ट टर्म। वो सारे आते हैं M2 में। M3 की बात करें तो लॉन्ग टर्म वाले यानी टाइम डिपॉजिट्स की बात कर लेते हैं। M4 में हमारे आते हैं टोटल पोस्ट सेविंग्स, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स, ये हमारे होते हैं M4 में। अगर बात करें यहाँ पे और तो इससे रिलेटेड कुछ बात है नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 पे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 बात कर रहा है ब्रिटिश अधिकारियों ने किसके सुझाव को अपनाया और 1856 में यानी विधवा पुनर्विवाह एक्ट लाने के लिए किसकी सहायता ली थी, यानी किसकी जो विचार थे उनको उनको डिस्कस किया गया था। तो वो था हमारा ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जिन्होंने की अंग्रेजी गवर्नमेंट जो कि वहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसको सुझाव दिया था और 1856 में विधवा पुनर्विवाह एक्ट लाने में सहयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 28, एंगस्ट्रॉम किसके बराबर है? तो एक एंगस्ट्रॉम होता है हमारा 10⁻⁻10 मीटर के। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 17वीं शताब्दी के आगे 17वीं शताब्दी में आगे बढ़ते हुए कर्नाटक संगीत के इतिहास में 72 मेलाकार जो कि हमारी राग थी इसको डिवाइड किया था, तो वो किया था वेंकट माखी ने। इनकी एक बुक थी जिसका नाम है चतुर्दंडी प्रकाशिका, जिसमें कि इन्होंने इसका वर्णन किया था। टोटल 72 राग इन्होंने प्रस्तुत की थी। तो आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। पंडित राम नारायण निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, अगर शास्त्रीय संगीत की बात करें, शास्त्रीय संगीत हमारा दो टाइप्स में होता है, एक तो हिंदुस्तानी, दूसरा होता है कर्नाटक कार्नेटिक। अगर साउथ इंडिया की बात करें, साउथ इंडिया में होता है कार्नेटिक, नॉर्थ इंडिया में होता है हमारा हिंदुस्तानी। और इसी के साथ बात करें पंडित राम नारायण किससे एसोसिएटेड है, तो पंडित राम नारायण है सारंगी से एसोसिएट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, 1991 की औद्योगिक नीति के अनुसार सरकार ने विदेशी कंपनियों को भारतीय कंपनियों के साथ सहयोग के मामले में कितनी हिस्सेदारी, अगर इनको स्वतंत्र रूप से मालिकाना रूप में कार्य करना है तो ऑब्वियस सी बात है कि 50% से ऊपर होना चाहिए। अगर ऑप्शन से भी क्वेश्चन से भी जाते सीधा इसका आंसर हो सकता था 51। अगर इसकी बात करें तो जो हमारा 1991 में 40% से FDI का इंक्रीमेंट किया गया था, 40% से 51% कर दिया था। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन का आंसर। अगर इसी के साथ बात करें इंडस्ट्रियल पॉलिसीज हमारी इससे पहले भी आ सकती है, तो 1948 और 1956 में भी हमारी दो इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल पॉलिसीज आई थी, जिसके बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। 1948 में बात करते हैं, इसमें चार पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। पहला पार्ट था जिसमें कि सेंटर का एकाधिकार था, जैसे कि एटॉमिक हो गया, रेलवेज हो गया, उन सब के बारे में। सेकंड था हमारा राज्य का एकाधिकार। राज्य का एकाधिकार हुआ करता था कोयला, लोहा, टेलीफोन, इन सब के इत्यादि चीजों में। तीसरा हमारा हुआ था, इसमें चार पार्ट्स में था ना, तो
तीसरा हमारा पार्ट था इसमें कि हमारा जिसमें गवर्नमेंट रेगुलेट करती थी, कुछ बुनियादी महत्व की चीजें होती थी उनकी बिजनेस पे रेगुलेट करती थी। और चौथा पार्ट जो शेष बच जाता है उसको प्राइवेट के लिए छोड़ दिया गया था, यानी प्राइवेट के लिए बहुत ही कम हिस्सा छोड़ा गया था। इसी तरह 1956 में बात करें तो इसमें तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, ए, बी और सी, जिसमें कि ए पार्ट हमारा हुआ करता था जिसमें 17 सार्वजनिक कंपनियां थी, और बी पार्ट था जिसमें कि 12 मिक्स्ड कंपनियां थी, यानी कि मिक्स्ड का मतलब हो गया सेंटर और प्राइवेट का साथ में पार्टनरशिप था, और साथ ही में जो शेष बच जाती थी उसको प्राइवेट के लिए छोड़ा गया था। इस तरह से हमारे तीन पार्ट्स में 1956 में डिवाइड किया गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत ने सरकार गरीबी कम करने की रणनीति के भाग के रूप में कौन से वर्ष में प्रधानमंत्री सड़क योजना की स्टार्ट की थी? प्रधानमंत्री सड़क योजना की शुरुआत हुई थी वर्ष 2000 में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। किस देश में जूमिंग को लडांग के रूप में जाना जाता है? तो अगर जूमिंग को लडांग के रूप में देखा जाता है तो वो होता है इंडोनेशिया में। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका आंसर हो गया। बाकी ऑप्शंस की बात करें और बाकी कुछ इंपॉर्टेंट जगह की बात करें तो जैसे ब्राजील में इसको जाना जाता है रोका के नाम से, वियतनाम में इसको रे के नाम से जाना जाता है, वेनेजुएला में इसको जाना जाता है कोनुकू के नाम से, साथ ही में जैसे श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका में इसको सेना के नाम से जाना जाता है, और मध्य प्रदेश हमारे मध्य प्रदेश में इसको जाता है पेंडा के नाम से। इसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या करते हैं, पहले पेड़ों की कटाई की जाती है, फिर उसके बाद उनको जला के वहाँ पे जो राख हो जाती है उससे मतलब कि थोड़ा मतलब कि हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, और बाद में उसको हार्वेस्टिंग करके वहाँ पे कुछ फसल उगाई जाती है। एक या दो बार के बाद में वहाँ की फर्टिलिटी खत्म हो जाती है, फिर वो दूसरी जगह चुनते हैं ऐसे, यानी कि एक जगह यानी शिफ्टिंग कल्टीवेशन है। और इंडिया में कहाँ फेमस है ये नॉर्थ ईस्ट में फेमस है। क्वेश्चन नंबर 34। पीएम दक्ष योजना के तहत कौन सा लक्ष्य समूह है? अगर पीएम दक्ष योजना की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही। अगर इसकी बात करें नोडल एजेंसी तो इसका था सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री ने इसको 2020-21 में लॉन्च किया गया था। अगर इसकी बात करें इसके जो टारगेट ग्रुप्स है वो हमारे एससी भी है, ओबीसी भी है, डीएनटी भी है। डीएनटी होता है डी नोटिफाइड ट्राइब्स। सफाई कर्मचारी सफाई मित्र बोलते हैं उनको, और ईबीसी जो कि ईडब्ल्यूएस भी बोल सकते हैं। इसका आंसर हो जाता है हमारा 1 2 3 4 5। ये सारे हमारे इसके आंसर हो गए। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़ यानी 1210 मिलियन है, जिसमें से शहरी जनसंख्या पूछ रहा है। तो अगर 2011 की जनगणना के अनुसार बात करें तो 101 मिलियन बिलियन जनसंख्या थी, यानी 121 करोड़ थी। उसमें से हमारी थी 83.3 करोड़, तो हमारे रूरल थे, और अर्बन जो शहरी जनसंख्या थी वो थी हमारी 37.7 करोड़। अगर परसेंटेज में बात करें 32.2% तो शहरी थी एंड 68.8% थी हमारी गाँव की जनसंख्या। अगर अर्बन की बात करें टॉप अर्बन यानी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन अर्बन में थी महाराष्ट्र में, शहर में, उसके बाद यूपी में, और उसके बाद तमिलनाडु में। अब पॉपुलेशन के हिसाब से है ये। लेकिन अगर परसेंटेज के हिसाब से बात करें तो परसेंटेज के हिसाब से गोवा की सबसे ज्यादा शहरी जनसंख्या है। अगर ऐसे ही रूरल की बात करें तो सबसे हाईएस्ट जो रूरल पॉपुलेशन थी वो हमारी थी यूपी में, यानी कि गाँव में भी तो यूपी में बहुत सारी पॉपुलेशन है और शहरों में भी बहुत सारी है, दोनों से एक चीज समझ में आती है, यानी कि यूपी की जनसंख्या बहुत सारी है, बहुत ज्यादा है। सेकंड नंबर पे बिहार आता है, थर्ड नंबर पे वेस्ट बंगाल होता है, जिसमें जो कि हमारा रूरल पॉपुलेशन की टॉप है। अगर लिस्ट सबसे कम मतलब जो urban में यानी सबसे शहरी कम जनसंख्या है वो हमारी है हिमाचल प्रदेश, और बिहार की सबसे कम शहरी पॉपुलेशन है लिस्ट अर्बन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36। इसमें अनुच्छेद दिए गए हैं और उनके अंदर क्या लिखा हुआ वो बात समझाई गई है। तो विधि के समक्ष समता एंड समानता किसमें लिखा हुआ है? आर्टिकल 14 में ही लिखा हुआ है। 19 में स्वतंत्रता लिखा हुआ है, 21 में प्राण एंड देह की स्वतंत्रता लिखा हुआ है, 32 में संवैधानिक, यानी कि एबीसीडी इसका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 37। मलखम्ब खेल में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन है? तो मलखम्ब में पहले अर्जुन पुरस्कार अवार्डी है हमारे सागर ओवलकर। अगर इसी के साथ बात करें तो अमित बंगाल हमारे हैं बॉक्सर, ओम प्रकाश निथारवाल है हमारे शूटर,
शूटर से रिलेटेड है। और साथ ही में तरुण जो हमारे हैं, तरुण ढिल्लो, वो है बैडमिंटन प्लेयर है। ये हमारा क्वेश्चन का पूरा एनालिसिस हो गया। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से किस राज्य में एक साझा उच्च न्यायालय है? अगर साझा उच्च न्यायालय की बात करें तो वो असम में है। असम में, असम, और साथ में कौन से स्टेट की है? नागालैंड। इन दोनों की ही जो हाई कोर्ट है वो हमारी कहाँ पे है? गुवाहाटी हाई कोर्ट। तो ये हमारा शेयरिंग हाई कोर्ट है इसमें, असम में। क्वेश्चन नंबर 39, वसा और तेल युक्त खाद्य पदार्थों को बासी होने से बचाने के लिए आमतौर पर उनमें क्या मिलाया जाता है? तो उनमें मिलाया जाता है एंटीऑक्सीडेंट, जिससे कि वो हमारे क्या होते हैं? खराब नहीं होते। साथ ही जैसे कि देखा जाए कुछ अचार वगैरह डालते होंगे तो अचार में नमक ज्यादा मिलाया जाता है। नमक ऑक्सीडेंट नहीं, ऑक्सीकरण नहीं होने देता उस चीज का, और वो सड़ता नहीं है, इसलिए उसमें नमक ज्यादा मिलाया जाता है। पैक जो अचार होता है उसमें। क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा पूछ रहा है, सितंबर 2023 में किसको मिला है? तो वो मिला था एनसीईआरटी में। डायरेक्ट हमारा करंट क्वेश्चन है। पीएच का मान पूछ रहा है। पीएच का जैसे कि ऑरेंज, ऑरेंज, मिल्क और ब्लीच, इन तीन में से पूछ रहा है हमारा पीएच का मान। अगर ऑरेंज की बात करें तो ऑरेंज का होता है 3.5 के आसपास, इसका होता है 6.4 से 6.8 के पास, मिल्क का होता है, और ब्लीचिंग पाउडर हमारा होता है उसको 11 होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 42, धनगारी गाजर निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये हमारा है महाराष्ट्र का। जो धनगार, जो हमारी जो धनगारी जो ट्राइब है उसके द्वारा ये परफॉर्म किया जाता है। कथकली की पुरुष नृत्य शैली सीखने और उसका प्रदर्शन करने वाली पहली महिला कौन है? तो वो है मृणालिनी साराभाई। और इन्होंने क्या किया था? दर्पण अकेडमी की स्थापना की थी। कब? 1940 में। साथ ही में अगर कथकली के और अगर कलाकारों की बात करें तो कथकली के जो इम्पोर्टेंट कलाकार हो सकते हैं वो होते हैं वासुदेवन नायर, और दूसरे होते हैं रमन कुट्टी नायर। ये कुछ इम्पोर्टेंट प्लेट उनके जो मतलब कि परफॉर्मर्स हैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। एक तीसरा होता है सबसे इम्पोर्टेंट मंडलम गोपी। इन चार नाम को अच्छे से याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 44, दिसंबर में लखनऊ में आयोजित कांग्रेस के वार्षिक सम्मेलन में बिहार के चंपारण के एक किसान ने गांधी जी से संपर्क किया। उन्होंने नील बगान मालिकों द्वारा किसानों द्वारा के साथ किए जाने वाले कठोर व्यवहार के बारे में बताया। तो ये था हमारा नील आंदोलन से, यानी कि जो हमारा गांधी जी का चंपारण आंदोलन है उससे रिलेटेड है। चंपारण आंदोलन कब हुआ था गांधी जी का? 1917 में। तो यानी कि इससे पहले ही इन्होंने इन्फॉर्म किया होगा, जस्ट पहले। तो दिसंबर 1966 में इनको इन्फॉर्म किया था इन्होंने। ठीक है। अगर इसकी बात करें गांधी जी के और कौन से आंदोलन है, अगर जैसे नील से रिलेटेड हुआ तो नील विद्रोह कब हुआ था? 1859 में हुआ था। अगर इसी के साथ बात करें खेड़ा सत्याग्रह जो गांधी जी का हुआ था 1918 में हुआ था, और अहमदाबाद मिल आंदोलन भी 1918 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 45 पे बात करते हैं। मार्च 2023 में राज्य कौन से राज्य ने भारत में स्वास्थ्य का अधिकार के ऊपर कानून सबसे पहले लाया था? हमारा राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं। बार्क की स्थापना 3 जनवरी 1954 को हुई थी, यह कहाँ स्थित है? तो बार्क की स्थापना होमी जहांगीर बाबा ने की थी, और साथ ही में इसकी स्थापना हुई थी ट्राम्बे, मुंबई। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 47, किस ध्रुपद घराने की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल में हुई थी? तो विष्णुपुर जो ध्रुपद घराना था उसकी स्थापना हुई थी वेस्ट बंगाल में। अगर बात करें ध्रुपद, ध्रुपद हमारी हुई थी, हमारी गायकी है हिंदुस्तानी म्यूजिक से रिलेटेड है, हिंदुस्तानी क्लासिकल से। जैसा कि मैंने पहले ही बताया हिंदुस्तानी क्लासिकल कहाँ पे होता है? नॉर्थ में। तो ये नॉर्थ से ओरिजिनेटेड है ध्रुपद। क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तालाब का पानी और समुद्र का पानी ताजा पानी माना जाता है। गलत बात है। समुद्र और तालाब का दोनों, समुद्र का पानी कभी भी तालाब वो ताजा पानी नहीं माना जाता, वो खारा पानी होता है। अगर देखा जाए ऑप्शन नंबर डी हमारा सबसे सही बैठता है इसमें, क्योंकि नदियां, खाड़ियां, झीलें, तालाब, जलधाराएं, इसमें कोई भी समुद्र या फिर सागर का रिलेटेड नहीं है। तो ये दोनों, ये हमारे आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसमें ये सारे मीठे पानी के आवास होते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, कौन सा युग्म गलत सम्मिलित है? अगर बात करें तो हमारा जो तट्स हैं वो हमारे जैसे गोवा के आसपास वाला तट होता है उसको कोंकण तट बोलते हैं। उसके बाद में जो हमारा ये वाला होता है जो, इसको बोलते हैं मालाबार तट, जो कि केरल के आसपास होता है। कोरोमंडल तट होता है, इसको सीओ होते हैं, कोरोमंडल तट होता है, और ये नॉर्थ सरकार होता है।
तो इस तरह से हमारे तट को बांटा गया है। अगर अनामलाई पहाड़ियों की बात करें तो ये हमारी यहाँ पे से सिचुएटेड है कुछ, तो ये हमारी वैसे आनी चाहिए नहीं मालाबार तट में, तो ये भी गलत होना चाहिए इसका आंसर। दूसरा हमारा होता है सेवरो हिल्स। सेवरो हिल्स यहाँ पे है ओरिजिनेटेड, तो ये कोरोमंडल में है, ये सही है। मेकोल पहाड़ियों की बात करें तो मेकोल पहाड़ियाँ यहाँ पे से आती है लगभग, यानी कि नॉर्थ ईस्ट में है, जबकि इसमें दिया गया है नॉर्थ वेस्ट, तो ये गलत हो गया। राजमहल पहाड़ियों की बात करें तो ये भी झारखंड के आसपास ही है, झारखंड, और ये जो हमारी मेकोल पहाड़ी है एमपी और जो छत्तीसगढ़ वाला एरिया वहाँ पे है, और जबकि राजमहल पहाड़ियाँ हमारी होती है झारखंड के आसपास, तो ये भी नॉर्थ ईस्ट में है, तो ये भी सही है। उसमें देखा जाए तो दो ऑप्शन गलत, दो ऑप्शन सही है, तो इसका कोई सा भी आंसर सही नहीं हो सकता। लेकिन अगर देख इसमें अगर कोंकण तट की बात करें तो कोंकण तट को अगर विस्तार किया जाए तो आसपास में अनामलाई पहाड़ियाँ आ सकती है, तो इसका ऑफिशियली आंसर अगर होना चाहिए तो वो होना चाहिए मेकाल पहाड़ियाँ, क्योंकि ये बिल्कुल ही गलत दे दिया, उत्तर पश्चिम नहीं हो सकता, ये वेस्ट वेस्ट साइड में है ही नहीं, ईस्ट साइड में है इंडिया का। तो ऑप्शन नंबर 49 का आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें, रीबूट, रीबूट कौन से खेल से रिलेटेड है, तो रीबूट हमारा रनिंग से, रनिंग एंड जो हमारा फुटबॉल होता है उससे रिलेटेड होता है हमारा रीबूट। ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। तो ये था हमारा आज का लाइव मॉक का एनालिसिस। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और अगर कुछ वीडियो में कुछ क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट है या क्वायरी है तो वो हमारे कमेंट सेक्शन में दीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं इसको सोल्व जरूर करूंगा। थैंक यू। तब तक के लिए अगले वीडियो के लिए बने रहिए। थैंक